हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज कारो 2020। एक बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आप एक डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी 4 to 5 मार्क्स की एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी चांसेस हैं इस टॉपिक में से एक केस स्टडी के पूछे जाने के। ये टॉपिक इंटरमीडिएट लेवल पर भी आप पढ़कर आते हैं, बट इंटरमीडिएट लेवल पर इसका डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कारो की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, या कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं इन रिलेशन टू वेरियस मैटर, जैसे फिक्स्ड एसेट्स का हो गया, या फिर इन्वेंट्री का हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का हो गया, स्टैट्यूटरी ड्यूज का हो गया। बट फाइनल लेवल के ऊपर इन मैटर्स के ऊपर एक केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चंस के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो जो ये टॉपिक है हमारा कारो 2020 का, दो पार्ट में हमें इसे कवर अप करना है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की, दैट मींस किन एंटिटीज के ऑडिटर को कारो के मैटर पर रिपोर्टिंग करनी है, एंड नंबर 2 कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की। कारो एप्लीकेबल है ओवर एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड few private limited companies which satisfy certain conditions, उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहले हम एप्लीकेबिलिटी के टॉपिक को एनालाइज करेंगे, देयर आफ्टर फिर हम मैटर्स टू बी रिपोर्टेड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। कारो अप्लाई टू every company, each and every company along with exception पढ़ेंगे, बट जनरल प्रोविजन क्या है, कारो एवरी कंपनी पर अप्लाई होगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। लेकिन एक्सेप्शंस आ गई, और एक्सेप्शन में सबसे पहली एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनी। रीजन क्या है, बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ऑलरेडी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रेज की हुई हैं, जो जिन मैटर पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, जैसे एलएफएआर, बैंक ऑडिट के चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी। तो बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर के लिए कारो की रिपोर्टिंग को एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का केस आ गया। सेक्शन 8 कंपनीज, इनको तो वैसे ही बहुत सारी प्रिविलेजेस दी जाती हैं। 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। नाउ यहां पर जो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। स्मॉल कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो दो कंडीशंस को पूरा करती है। कंडीशन नंबर 1, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, एंड जिसकी टर्नओवर एज पर द लास्ट P&L अकाउंट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 करोड़ को क्रॉस नहीं करता। डेफिनेशन दी गई है यहां पर, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है, बट दो कंडीशंस को पूरा करे। तो वो दो कंडीशंस क्या है, कंडीशन नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एंड टर्नओवर एज पर लास्ट P&L अकाउंट
फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹40 करोड़। इस चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा पूरा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया दिया गया है टर्नओवर का, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज पर द लास्ट P&L अकाउंट फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नॉट फॉर द करंट ईयर, नॉट फॉर द करंट ईयर। तो बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्ट, इंश्योरेंस कंपनी एग्जम्प्ट, सेक्शन 8 कंपनी एग्जम्प्ट, 1 पर्सन कंपनी एग्जम्प्ट, स्मॉल कंपनी एग्जम्प्ट। 5 कंपनीज गई। अब आते हैं 6th कंपनी पर। एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं है पब्लिक कंपनी की, यह भी एक कंडीशन है। जो सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं है एक पब्लिक कंपनी की और 3 कंडीशंस को पूरा करती है। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस अप टू ₹1 करोड़, up to ₹1 crore as on balance sheet date. Total borrowings from any bank or financial institution at any point of time during the financial year does not exceed ₹1 crore. And its total revenue, including the revenue from the discontinuing operation, does not exceed ₹10 crore. So, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब एक बात ध्यान रखना, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो वैसे ही कारो अप्लाई नहीं होगा, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि प्राइवेट कंपनी ने स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो भी कारो अप्लाई नहीं होगा, ये कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि ये प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग है तो कारो हमेशा अप्लाई होगा, ये कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी 1 पर्सन कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होल्डिंग नहीं है, तो मुझे ये 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। यदि ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं देन कारो से एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज कारो अप्लाई होगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर तीनों कंडीशंस पूरी करनी है या एनी वन। तो उसके लिए आपको 2 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। आप जो साइन यूज कर रहे हैं वो अप टू एंड लेस देन का है या साइन ग्रेटर देन का यूज कर रहे हैं। आप एग्जम्पशन की बात कर रहे हो या एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हो। जैसे यदि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं विच इज नॉट 1 पर्सन कंपनी, विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, which is not a holding or subsidiary of public company। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो नोट एप्लीकेबल यदि फर्स्ट कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अप टू ₹1 करोड़ है एंड बोरोविंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू ₹1 करोड़ है एंड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अप टू ₹10 करोड़ है। तीनों कंडीशंस पूरी होती है तो कारो अप्लाई नहीं होगा। इन्हीं चीजों को अनदर वे में मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं कहता हूं कारो एप्लीकेबल होगा, कारो एप्लीकेबल होगा कब?
नंबर 1, यदि पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एक्सीड कर गया 1 करोड़ से, तो कारो अप्लाई हो जाएगा। बाकी दोनों कंडीशन जो मर्जी हो, बाकी दोनों कंडीशंस जो मर्जी हो, और बोरोविंग्स एक्सीड कर गई 1 करोड़ से, और रेवेन्यू एक्सीड कर गया 10 करोड़ से। तो समझे कब एंड लगता है, कब और लगता है। एंड भी लग सकता है और भी लग सकता है। कारो अप्लाई नहीं होगा यदि तीनों कंडीशंस पूरी होती है, एंड के साथ चलेंगे हम। लेकिन जो साइन यूज हो रहे हैं वो है अप टू के, लेस देन और इक्वल टू। बट हम कहेंगे कारो अप्लाई होगा यदि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, एनी वन, फुलफिल हो जाती है, और वो कंडीशंस ग्रेटर देन के साइन के साथ होंगी। राइट? तो जो कॉन्सेप्ट आप कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं एक कॉन्सेप्ट में कि सर तीनों कंडीशन देखनी है या एक कंडीशन देखनी है। यदि आप एग्जम्पशन की बात कर रहे हो और आप लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ चल रहे हो तो तीनों कंडीशन देखनी है। यदि आप एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हो और ग्रेटर देन के साइन के साथ चल रहे हो, एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो कारो अप्लाई हो जाएगा, यदि कंडीशन ग्रेटर देन के साइन के साथ है तो। राइट? एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी के बीच में क्या कंफ्यूजन अराइज होता है उसकी बात करते हैं। जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है उसको एनालाइज करते हैं। दो बातें हैं। पहली बात है पेड अप शेयर कैपिटल अप टू ₹4 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू ₹40 करोड़ एज पर लास्ट P&L account of immediate preceding financial year. Right? Now, हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्या कारो अप्लाई होगा या नहीं होगा? इसके लिए मुझे पहले चेक करना है क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है। तो मुझे स्मॉल कंपनी की चेकिंग के लिए टर्न ओवर देखनी पड़ेगी। बताइए कौन से साल की? यहीं पर पेच फंसता है आकर। 24-25 की या 23-24 की? डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या वर्ड यूज करता है? लास्ट P&L अकाउंट फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो स्मॉल कंपनी के लिए आई नीड टू चेक द टर्न ओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज टर्न ओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये टर्न ओवर है मान लीजिए 45 करोड़ की। तो बताएं क्या एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है? नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है लेट से सिर्फ 30 लाख की। मैटर ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी होती हैं। तो टर्नओवर 40 करोड़ क्रॉस कर गई तो ये स्मॉल कंपनी नहीं। नो। अब देखिए क्या कारो अप्लाई होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस कंपनी में दो मेंबर्स हैं।
तो ये 1% कंपनी नहीं है। इस कंपनी की पिछले साल की टर्नओवर 40 करोड़ को क्रॉस करती है। ये स्मॉल कंपनी नहीं है। ये कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 30 लाख की। क्या इसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? लेट्स से 40 लाख का है। इन दोनों का एग्रीगेट इट इज लेस देन 1 करोड़। इस कंपनी की बोरोविंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो 70 लाख का रहा है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है जी, फिर तो ये भी लेस देन 1 करोड़ है। और जो इसका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। लास्ट ईयर थी 45 करोड़ की सेल, इस साल की सेल है सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़, दैट इज लेस देन 10 करोड़। अब बताओ कारो अप्लाई होगा या नहीं होगा? तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हमारी। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा, बोरोविंग 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रही, एंड रेवेन्यू 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा। तो क्या कारो अप्लाई होगा? और ये स्मॉल कंपनी भी नहीं है। कारो नॉट एप्लीकेबल। बट if it is सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो क्या कहोगे? फिर तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब एक जो ये केस किया हमने कि कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं थी, हमने कंडीशंस चेक की, कंडीशन तीनों फुलफिल हो गई, तो हमने कहा कारो अप्लाई नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को रिवर्स करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये है 39 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टर्नओवर 39 करोड़ रुपीस। पेड अप शेयर कैपिटल यही है 30 लाख रुपीस की। तो इस केस में जो मैंने ये पिंक कलर के अंदर काम किया है, इस केस में ये कंपनी क्या बन गई? ये कंपनी बन गई स्मॉल कंपनी। और यदि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पिछले साल की टर्नओवर देखेंगे ना, जी हां, ये स्मॉल कंपनी बन गई। और यदि ये स्मॉल कंपनी बन गई देन क्या कहेंगे? कारो नॉट एप्लीकेबल। क्या मुझे फिर 3 कंडीशंस देखनी है? क्या मुझे 3 कंडीशंस चेक करने की आवश्यकता है कि सर पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ से ज्यादा तो नहीं जा रहा, बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा तो नहीं जा रही, रेवेन्यू करंट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं जा रहा? अरे नहीं, कारो नॉट एप्लीकेबल इवन इफ, देखो जरा, इवन इफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, मान लो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 30 लाख की थी, 30 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस है 80 लाख का, 110 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। बोरोविंग्स 5 करोड़ रुपए की है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24-25 का
18 करोड़ है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग केस है। 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में खाली पेड अप कैपिटल देखा जाता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो 3 कंडीशन है उसमें पेड अप कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ दिया। तो ठीक है जी, ये 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, ये 1 करोड़ क्रॉस कर रही है बोरोइंग। रेवेन्यू 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है करंट ईयर का। इसके बावजूद कारो अप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फिट बैठ चुकी है। इसका पिछले साल का जो टर्नओवर था वो 40 करोड़ से कम का था और पेड अप कैपिटल वो 4 करोड़ से कम की थी। तो इस तरह से हमें कारो की एप्लीकेबिलिटी को चेक करना होता है। तो एक कंपनी यदि स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में फिट हो गई, कारो अप्लाई नहीं होगा। और यदि स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में फिट नहीं हुई तो ऐसा नहीं कहोगे कारो अप्लाई कर दो, तब चेक करो ये जो 3 कंडीशंस थी इनका क्या स्टेटस है और उसके बेस पर अपना डिसीजन लो। ये वाली चीजें मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल पर, और बस मल्टीपल चॉइस के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में चांसेस कम है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो मैटर्स टू बी रिपोर्टेड का टॉपिक है उसमें से ज्यादा चांसेस होते हैं फाइनल पर। बट स्टिल मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, पूरी एनालिसिस कर ली हमने विद एग्जांपल, तो इसमें किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और आ जाता है एप्लीकेबिलिटी का। क्या कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटर रिपोर्ट पर भी अप्लाई होगा क्या? हम ऑडिटर हैं एच लिमिटेड के, हम ऑडिटर हैं एच लिमिटेड के। एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है किसकी? एस की, ए की, जे की, 3 कंपनियां। ये एक सब्सिडियरी है, ये एक एसोसिएट है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है इनकी। अब मिस्टर एक्स ऑडिटर है एच का, ये एच की स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट देगा। इनके साथ साथ इसकी ड्यूटी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना। स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिटर रिपोर्ट आएगी उसमें कारो की रिपोर्टिंग आएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? एच की, एस की, ए की, जे की। अब एक चीज सोचो, एच की स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कारो आया, जो एस की ऑडिटर रिपोर्ट है अपनी उसमें भी कारो अलग से आया होगा, इसके ऑडिटर ने रिपोर्ट किया होगा। इसी तरह से ए लिमिटेड की ऑडिटर रिपोर्ट में भी कारो की रिपोर्टिंग होगी। ज्वाइंट वेंचर एंटिटी की ऑडिटर रिपोर्ट में भी कारो की रिपोर्टिंग अलग से हो सकती है, देयर आर चांसेस। तो जब सबकी अलग अलग कारो की रिपोर्टिंग है तो कंसोलिडेटेड में अलग से कारो की रिपोर्टिंग कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पैरा रिपोर्ट होगा, पैरा 3 क्लॉज 21, जो क्या कहता है, क्या जो ये कंपोनेंट है एस ए जे, क्या इनके ऑडिटर ने कारो की रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड रिमार्क या कोई एडवर्स रिमार्क, कोई कमेंट दिया है क्या? यदि कंपोनेंट के ऑडिटर ने अपनी कारों की रिपोर्टिंग में कोई एडवर्स रिमार्क, क्वालिफिकेशन, कमेंट डाला है, देन होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैरा 3 क्लॉज 21 में इन क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स को रिपोर्ट करेगा, मेंशनिंग द पैरा नंबर, कौन सी एंटिटी के ऑडिटर ने यह रिपोर्ट किया है, बस। अदरवाइज बाकी पैरा की रिपोर्टिंग नहीं होगी। पैरा 3 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 20 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। तो ये था जी हमारा
पहला टॉपिक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो का। तो कारो अप्लाई होगा एवरी कंपनी पर, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8, 1% स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट बीइंग अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एग्रीगेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़, total revenue including the revenue from discontinuing operation does not exceed rupees 10 crore. Order shall not apply to auditor report on consolidated financial statement except para 3 clause 21. A company that is covered under the definition of the small company will remain exempted from the applicability of order even if it falls under any criteria that is specified for the प्राइवेट कंपनी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक ओवर द कारो, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, राइट। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फाइनल लेवल के ऊपर है भी नहीं अभी राइट नाउ, क्योंकि इंटर में ज्यादा आते हैं, तो कोई क्वेश्चन तो इस पर है नहीं। मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मैटर्स टू बी included in the auditor's report। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। पैरा 3 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 21 तक हमें कवर करना है। पैरा 3 क्लॉज 1 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और इसके अंदर 5 तरह की रिपोर्टिंग होगी। सबसे पहली रिपोर्टिंग है एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, शोइंग फुल पर्टिकुलर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग दो स्पेसिफिक डिटेल मांगी हुई है, क्वांटिटेटिव एंड सिचुएशन। बाकी डिटेल तो देनी ही है, जैसे नेचर ऑफ असेट, उसका डिस्क्रिप्शन, बट उसके साथ साथ दो चीजें तो उन्होंने स्पेसिफिकली मांगी कि वो तो आपको देनी ही है। क्वांटिटी जैसे नंबर ऑफ प्रीमाइसेस, नंबर ऑफ मशीनरीज, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, क्वांटिटेटिव डिटेल एंड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पर ये असेट लोकेटेड है। एंड क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। तो पहले पॉइंट्स में इन्होंने पीपीई के लिए बात की, दूसरे पॉइंट में इनटेंजिबल असेट्स के लिए बात की। और जब पीपीई की बात की, कंप्लीट डिटेल्स, फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द लोकेशन सिचुएशन, बट इंटेंजिबल असेट्स में प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स की बात की है बस। नंबर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जाता है? क्या उस फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है? If any discrepancy has been noticed, whether that discrepancy has been properly dealt in the books of account। और जो हमारा कारो का गाइडेंस नोट है वो कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन में बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट वेरिफिकेशन इज बीइंग कैरिड आउट वंस एवरी 3 years with few verifications every year। complete verification once in 3 years with few verifications every year। so फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल, और रीजनेबलनेस मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड एंड ऑडिटर में कंसीडर verification once every 3 years as the reasonable one। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान
कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है? यदि हां, क्या उस डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपरली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? देयर आफ्टर टाइटल डीड्स, जो प्रॉपर्टीज है जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, क्या उनके जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डीड्स हैं, वेदर दे आर इन द नेम ऑफ द कंपनी? If it is okay in the name of company, it's okay. But if the title deeds are not in the name of the company, then we are required to give the detail. कौन सी प्रॉपर्टीज है, किसके नाम पर ली गई है, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, जिस पर्सन के नाम पर ली गई है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर है या प्रमोटर है या उनका कोई रिलेटिव है, कितने पीरियड से ये प्रॉपर्टी इन पर्संस के नाम पर होल्ड की गई है और रीजंस क्या थे इन चीजों के। वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन द प्रॉपर्टीज जहां पर कंपनी एक लेसी है और लीज एग्रीमेंट ड्यूली कंपनी की फेवर में एग्जीक्यूट हुए हैं। लीज्ड असेट्स को छोड़ सकते हैं आप यहां पर। All the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the company, are held in name of the company. Lease agreements, leased assets को छोड़कर provided lease agreements are in the favor of the lessee means company. यदि टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर नहीं है, then detail डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू किसके नाम पर है, क्या वो पर्सन प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, एम्प्लॉय है, कितने पीरियड हो गए हैं, रेंज, रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी, एंड आल्सो मेंशन यदि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो। फोर्थ पॉइंट जो हमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के रिलेशन में कारों के अंदर रिपोर्ट करना होता है, दैट इज रिवैल्यूएशन। क्या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का रिवैल्यू कराया गया है ड्यूरिंग द ईयर? वेदर कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज्ड असेट्स, दैट इज लीज्ड असेट्स, जो असेट्स लीज पर लिए गए हैं उनके लिए टाइटल डीड चेक नहीं होती, बट क्या उनका रिवैल्यूएशन करवाया है या इंटेंजिबल असेट्स और बोथ ड्यूरिंग द ईयर? क्या रिवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया गया है? एंड यदि चेंज 10% या उससे ज्यादा है इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई और इंटेंजिबल असेट, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास पीपीई है बहुत सारी, पीपीई 1, पीपीई 2, पीपीई 3, पीपीई 1 लैंड एंड बिल्डिंग, पीपीई 2 मशीनरीज, पीपीई 3 फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरीज। किसका रिवैल्यूएशन कराया मैंने? 10 करोड़, ये हो गया 10.5 करोड़, 12 करोड़, 12.6 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़। नाउ एक और असेट ले लेते हैं, 15 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़। अब तीनों का टोटल देखो कितना हुआ, 10 + 12 + 15, 37, 10.5 + 12.6 + 18, 41.1, 37 + 10%, ये चेंज जो आया 4.1 का, ये मोर देन 10% है। तो क्या मुझे सबकी रिपोर्टिंग करनी है? नहीं, मुझे इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी, थर्ड की रिपोर्टिंग करनी है। ईच क्लास के लिए है ये, ईच क्लास के लिए, नॉट फॉर एग्रीगेट। स्पेसिफाई
amount of change if change is 10% or more in aggregate of net carrying value of each class of property, plant or equipment or the intangible asset. पांचवी रिपोर्टिंग, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है या पेंडिंग चल रही है फॉर बेनामी ट्रांसैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी under the provisions of Benami Transactions Prohibition Act, whether any proceedings have been initiated current year में start हुई और पेंडिंग प्रीवियस ईयर से चल रही है for holding any Benami property under the Benami Transactions Prohibition Act 1988 and rules made thereunder. यदि हां तो क्या कंपनी ने इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अवेलेबल करवाए हैं एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट? तो मुझे ये रिपोर्ट करना है। तो मेरे पास 5 रिपोर्टिंग है। क्या क्या, जल्दी से बताएं। नंबर 1, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। क्या कंपनी ने कंप्लीट डिटेल्स दैट शोज full particulars of the property, plant, equipment including quantitative details and situation maintain किए हैं? क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स? नंबर 2, फिजिकल वेरिफिकेशन, whether the physical verification of PPE is being conducted by the management at reasonable interval, whether any discrepancy is being noticed during the physical verification, whether that discrepancy has been properly dealt within the books of account. Number 3, title deed, whether title deed of all the immovable properties other than those assets where the asset is acquired on lease and the lease deed executed in favor of lessee are being held in the name of company. If not, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू किसके नाम पर है, क्या वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है उनके या एम्प्लॉय है, कितने पीरियड से ये प्रॉपर्टी उनके नाम पर है, व्हाट आर द रीजंस फॉर होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अदर्स, मेंशन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट। नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड रिवैल्यूएशन करवाया है पीपीई का, राइट टू यूज असेट्स का, इंटेंजिबल असेट्स का? यदि हां तो क्या ये रिवैल्यूएशन इज बीन कैरिड आउट बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर? एंड स्पेसिफाई द चेंज इफ चेंज इन ईच क्लास ऑफ पीपीई और इंटेंजिबल असेट इन द नेट कैरिंग वैल्यू इज 10% और मोर, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज। 5th, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई या पेंडिंग है फॉर बीइंग होल्डिंग अ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ बेनामी ट्रांसैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और रूल्स मेड देयर अंडर? यदि हां, whether the appropriate disclosures are being given in the financial statement in respect to such बेनामी प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 1। अब इसके ऊपर हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। एमटीपी अप्रैल 21 का क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ अमीर लिमिटेड इंक्लूडेड 25.75 करोड़ ऑफ अर्थ रिमूविंग मशीन ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी retired from active use and kept for disposal after knockdown। एक्टिव यूज में नहीं है, हटा दिया गया है और उसको नॉक डाउन करके डिस्पोजल के लिए रख दिया गया है और वैल्यू है 25.75 करोड़। ये असेट्स appeared at the residual value और 10 साल पहले इंस्पेक्शन हुई थी। फिजिकल वेरिफिकेशन इज बीन कैरिड आउट 10 years बैक। आपके रिपोर्टिंग कंसर्न क्या होंगे इन व्यू ऑफ कारो 2020?
अब ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नंबर 1, क्या ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है? नंबर 2, क्या ये फिजिकल इंस्पेक्शन या फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है? नंबर 3, क्या टाइटल डीड का कोई जिक्र आया? नंबर 4, क्या कोई रिवैल्यूएशन का कंसर्न आया? नंबर 5, क्या बेनामी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है? नो। फिजिकल इंस्पेक्शन 10 इयर्स बैक हुआ था, तो ये एक गलती है विच ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट। पैरा 3 clause 1 of Caro 2020 requires the auditor to comment whether the PPE physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification, whether the same have been properly dealt in the books of account. In the present case क्या हुआ वो लिखा गया। Inspection of machine was done 10 years back. Though it is a retired machine, value is 25.75 crore, which is a significant amount, require physical verification at regular intervals. Auditor is required to state the fact about the discrepancy in the system of physical verification of machineries held for disposal. नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीपी में 22 का। इसका ए पॉइंट, वन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट टेकन ऑन अ लीज राइट ऑफ यूज असेट was revalued based on the valuation by a registered valuer and net carrying value changed from 4 crore to 4.45 crore। 5 पॉइंट है। रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात नहीं हो रही, टाइटल डीड की बात नहीं हो रही, रिवैल्यूएशन का जिक्र है। रिवैल्यूएशन में पीपीई इंक्लूडिंग राइट टू यूज असेट्स एंड इमूवेबल एंड इंटेंजिबल असेट्स सबकी बात की गई है। तो देखिए यहां पर क्या ये चेंज 10% से ज्यादा का है? 4 करोड़ में 10% ऐड करते हैं बनता है 4.40 और चेंज आया है 0.45 का, 10% से ज्यादा है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज एज पर पैरा 3 clause 1 सब clause D. Auditor is required to report whether the company has revalued its property, plant, equipment, including the right of use asset or intangible asset or both during the year. यदि हाँ, क्या revaluation is being carried out by a registered valuer and specify the amount of change if the change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of property, plant or equipment. करंट केस में क्या हुआ? फैक्ट बताए गए। 4 करोड़ से 4 करोड़ 45 लाख 10% से ज्यादा का चेंज है, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ 45 लाख इन अकॉर्डेंस विद पैरा 3 clause 1 सब clause D। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कारो का टॉप क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होता है, 4 में से 4, 5 में से 5 मिल सकते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन यदि आपने दी है तो इसके ऊपर अपनी एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस रखिएगा, कोशिश करिएगा। लगभग 21 क्लॉज है तो 10 क्वेश्चन तो बनते हैं रिटन प्रैक्टिस के लिए, 10 क्वेश्चन बनते हैं, बेशक देखकर लिखो, बेशक देखकर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं अभी इसके मेरे पास।
the company is in the process of selling its office along with the freehold land available at Chandigarh and is actively on the lookout for potential buyer. The land was purchased at rupees 25 lakh in 2008, market value 250 lakhs. This property is pending to be registered in the name of company. कंपनी के नाम पर नहीं है. Due to certain procedural issues associated with the registration, कंपनी के पास वैलिड पोजेशन है. कंपनी ने इसकी परचेज कॉस्ट फुल पेमेंट कर रखी है. कंपनी ने इस असेट को अंडर फिक्स्ड असेट दिखाया हुआ है, बट नॉन रजिस्ट्रेशन का डिस्क्लोजर नहीं दिया इन द नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकाउंट्स. टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट बीन हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. प्रॉब्लम क्या है? सम procedural issues associated with the registration. तो क्या ऑडिटर को पैरा 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हाँ या ना? 5 पॉइंट वही. रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही, वेरिफिकेशन की बात नहीं हो रही, टाइटल डीड की बात हो रही है, कंपनी के नाम पर नहीं है, फ्री होल्ड लैंड है, जबकि कंपनी के नाम पर नहीं है और किसके नाम पर है ये भी नहीं बता रखा. जो डिटेल अवेलेबल है बता दो आप अपने आंसर में. Auditor is required to report the matter as per para 3 clause 1 subclause C of CARO 2020, which requires the auditor to report whether the title deed of all the immovable property disclosed in the financial statement are held in the name of the company. If title deed are not held in the name of the company, following details needs to be given. Description of the property, gross carrying value held in the name of whether promoter, director or their relative or employee, कितना period हो गया, and reasons for not being held in the name of company, indicate any dispute if there is. तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा. अच्छा, एक और है क्वेश्चन आरटीपी मई 23 का फर्स्ट पार्ट. नहीं नहीं, ये इसका नहीं है. सेकंड पार्ट, सॉरी. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर a new proceeding initiated against the company for holding a benami property worth rupees 2.5 crore. इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं, बट जो पैरा 3 क्लॉज 1 से रिलेटेड है वो बेनामी प्रॉपर्टी का है. कंपनीज लीगल टीम हैड एडवाइज्ड दैट केस वुड नॉट विथस्टैंड द लॉ and would be dismissed during the hearing in April of next financial year. तो क्या एज ए ऑडिटर मुझे रिपोर्ट करना चाहिए क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट या पेंडिंग चल रही है? इनिशिएट हुई है. तो क्या इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया? वो पता नहीं क्वेश्चन ने डिस्क्लोज किया या नहीं किया. आई थिंक सो नहीं किया. बस इतना ही पॉइंट लिखा गया है और नीचे एक लाइन है. Jack was of the opinion that proceedings initiated under Benami Property Act need not be disclosed since the expert legal team had informed them that the case would not withstand the law और अगले फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल में डिसमिस ही हो जाएगा. भाई साहब बहुत अच्छी बात, मत करो डिस्क्लोज, ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा. As per para 3 clause 1 subclause E, auditor shall report whether any proceedings initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transactions Prohibition Act and the rules made thereunder
इफ सो वेदर इट हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस केस में क्या हुआ, फैक्ट बताए गए। Above observation of new proceedings against the company for holding a Benami property need to be disclosed as per para 3 clause 1 subclause E of Caro 2020, right? तो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 1। 5 पॉइंट थे जो इसमें हमने रिपोर्ट करे। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द पैरा 3 सब पैरा 3 क्लॉज 2 दैट इज रिलेटेड विद द इन्वेंट्री। पैरा 3 क्लॉज 1 पीपीई, उसमें 5 मैटर पर ऑडिटर ने रिपोर्टिंग की, बट पैरा 3 क्लॉज 2 इन्वेंट्री में सिर्फ 2 मैटर हैं जिस पर ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा। नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन एंड नंबर 2 स्टॉक स्टेटमेंट्स के ऊपर। जैसे पीपीई के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट करता है वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन इज बीन कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, whether any material discrepancy noticed during such verification, whether that discrepancy has been properly dealt within the books of account। उसी चीज को मॉडिफाई करके इन्वेंट्री के पैरा में डाला गया है। पहला पॉइंट सेम है, whether physical verification of inventory is being conducted by the management at reasonable interval। रीजनेबल इंटरवल यहां पर डिफर कर जाता है, वहां पर पीपीई में वंस एवरी 3 ईयर है एज पर गाइडेंस नोट, यहां पर एनुअल वेरिफिकेशन है। बट यहां पर अब एक एडिशनल रिपोर्टिंग डाल दी इन्होंने, और वो क्या, वेदर कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन इज एप्रोप्रिएट। ऐसा पॉइंट पीपीई में नहीं था। फिर फिजिकल डिस्क्रिपेंसी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी के लिए कोई परसेंटेज नहीं लिखी थी पीपीई में, लेकिन यहां पर डिस्क्रिपेंसी की एक परसेंटेज डाल दी गई 10%। क्या किसी भी क्लास ऑफ इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई दैट इज 10% और मोर, यदि हां देन वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डील विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस है इन्वेंट्री के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन वाले पॉइंट में इन कंपैरिजन टू पीपीई। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री has been conducted at a reasonable interval by the management, और ये reasonable interval क्या है, annual verification, and whether coverage and procedure of such verification by the management is appropriate। coverage and procedure of such verification by the management is appropriate, whether any discrepancy of 10% or more in aggregate for each class of the inventory were noticed, यदि हां whether that discrepancy has been properly dealt within the books of account। तो देखो पीपीई में ये पॉइंट था और ये वाला पॉइंट मिसिंग था, आगे वाला पॉइंट था। तो कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ द वेरिफिकेशन इज एप्रोप्रिएट, पीपीई में नहीं है। वहां मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई क्या, यहां पर 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस्ड। तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो इन्वेंट्री के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है वो है स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर, बट दैट इज इन केस यदि कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट जो ड्यूरिंग द पीरियड उसको सैंक्शनड हुई है वो 5 करोड़ से ज्यादा की है। वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, कहां से, फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द करंट असेट्स। कितना अमाउंट, एक्सीडिंग 5 करोड़। अब एक चीज ध्यान रखना,
पीपीई में जब हमने रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट पढ़ा था वहां 10% और मोर था। इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट पढ़ा 10% और मोर है। लेकिन इन्वेंट्री में जब वर्किंग कैपिटल लिमिट की बात करते हैं वो एक्सीडिंग 5 करोड़ है, मींस 5 करोड़ तक की वर्किंग कैपिटल लिमिट पर रिपोर्टिंग नहीं है। तो वेदर at any point of time company has been sanctioned working capital limit in aggregate from any bank or financial institution on the basis of the security of current assets, यदि हां तो ऐसे केस में एक रिक्वायरमेंट है, आपको क्वार्टरली बेसिस पर अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करानी होगी टू द कंसर्न्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके बेस पर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी इस लिमिट में ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करता है, डीपी कैलकुलेट की जाती है। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ये जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कराई गई है, क्या ये स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स दी गई है वेदर दे एग्री विद द बैलेंसेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न और द स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ नॉट गिव द डिटेल दीजिए। तो पैरा 3 क्लॉज नंबर 2 में इन्वेंट्री के अंदर हमारी दो रिपोर्टिंग आ गई। पहली रिपोर्टिंग है फिजिकल वेरिफिकेशन की, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल। दूसरा पॉइंट जो पीपीई में मिसिंग है, वेदर कवरेज एंड द प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन इज एप्रोप्रिएट। तीसरा पॉइंट जो डिफर करता है, whether any discrepancy of 10% or more in aggregate of each class of the inventory were noticed, if yes, whether that discrepancy has been properly dealt within the books of account। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, whether at any point of time during the year the company has been sanctioned working capital limit from any bank or financial institution on the basis of the security of the current asset exceeding rupees 5 crore, if yes, whether the quarterly return or the statement filed by the company with the bank or financial institution are in agreement with the books of account, if not provide the details। जो डिफरेंस है इसके ऊपर हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस है। आरटीपी मई 22 का सेकंड पार्ट, ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 5.5 करोड़ was sanctioned to the company by DMC Bank on the basis of security of the current asset। कंडीशन तो पूरी हो गई। कंडीशन क्या थी, whether during at any point of time company has been sanctioned working capital limit exceeding rupees 5 crore from any bank or financial institution in aggregate on the basis of the security of current asset। तो करंट असेट की सिक्योरिटी के बेसिस पर एक बैंक ने वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैंक्शन करी। सैंक्शन वर्ड यूज्ड है, सैंक्शन, जो बाद में 4.5 करोड़ रह गई आफ्टर 6 मंथ। कोई बात नहीं, हमारे प्रोविजन में लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार तो थी ना ये 5.5 करोड़। क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड बाय द कंपनी आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ठीक है, हम लिख देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करती हैं। एज पर पैरा 3 क्लॉज बी सब क्लॉज बी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ड्यूरिंग any point of time of the year company has been sanctioned the working capital limit in excess of rupees 5 crore
in aggregate from bank or financial institutions on the basis of the security of current assets? If yes, whether quarterly return or the statements filed by the company with such bank or financial institutions are in agreement with the books of account. If not, give the detail. इस केस के फैक्ट्स आ गए और यहां पर क्वार्टरली रिटर्न एग्री करती है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन टू द कंपनी एंड एग्रीमेंट ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये मई 22 के एग्जाम का क्वेश्चन है जो बाद में एमटीपी मार्च 23 में रिपीट हुआ. जेम प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल में है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर है मिस्टर रॉय. कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट फ्रॉम द एबीसी बैंक 10 करोड़ रुपीस की है अगेंस्ट द स्टॉक ऑफ गुड्स हाइपोथिकेशन. स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टर 1 एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट स्टॉक की वैल्यू 11.5 एज पर द स्टेटमेंट 14 करोड़. तो आपने 2.5 करोड़ ज्यादा दिखाई है. क्वार्टर 2 2.25 करोड़ ज्यादा दिखाई है, डिफरेंस है. क्वार्टर 3 अगेन 2.5 करोड़ ज्यादा दिखाई है. क्वार्टर 4 इट इज ओके. मैनेजमेंट डिड नॉट डिस्क्लोज द वेरिएशन इन द नोट्स टू अकाउंट जो दिखानी चाहिए थी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट ने कहा कोई वेरिएशन बैलेंस शीट डेट पर नहीं है. लास्ट क्वार्टर में हमने सेम दिखाई है फिगर्स. फर्दर स्टॉक स्टेटमेंट इज फर्निशिंग इज ओनली अ फॉर्मेलिटी एंड कंप्यूटेड आर्बिट्ररली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग हाई ड्रॉइंग पावर एंड हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर नीड नॉट बी रिपोर्टेड. बहुत अच्छी बात है. हमें तो कुछ अकल ही नहीं है, हमारी तो कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ऐसा थोड़ी होता है. कारो के पैरा 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी की रिक्वायरमेंट है एंड वी हैव टू रिपोर्ट, वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स. कंडीशन पूरी हो रही है. वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट एंड देयर एग्जिस्ट स्टॉक वेरिएशंस, वी नीड टू रिपोर्ट एज पर शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 की भी रिक्वायरमेंट लिखी है, देखो आंसर ने. और कई बार आपको ये लाइन में बोलता भी हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना क्वेश्चन के आंसर इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है वो भी हमें पता होने चाहिए. अब यहां पर शेड्यूल 3 का रेफरेंस देकर उन्होंने पॉइंट लिखा तो डेफिनेटली इसके भी 1 या 2 नंबर जरूर रखे जाएंगे मार्किंग स्कीम में. एज पर शेड्यूल 3 where the company has the borrowings from any bank or the financial institutions on the basis of the security of the current asset, it shall disclose the following: whether quarterly return or statement of current asset filed by the company with the bank or financial institution are in agreement with the books of account. यदि नहीं, a summary of the reconciliation and the reason of the discrepancies are to be given. ये काम तो किसको करना होता है? मैनेजमेंट को, क्योंकि ये डिस्क्लोजर किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3. क्वेश्चन ने पूछा है क्या? हाँ, क्वेश्चन ने पूछा है. मैं भी कहूं अदरवाइज शेड्यूल 3 की रिपोर्टिंग नहीं पूछते, आंसर में होनी नहीं चाहिए थी, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इटसेल्फ, डिस्क्लोजर और द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर कंपनी एक्ट. और यहां पर प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा शेड्यूल 3 कौन पढ़ेगा और कौन याद रखेगा? बट ठीक है, लिमिटेड तो याद रख ही सकते हैं. क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये वाला पॉइंट तो लिख ही सकते हैं. नेक्स्ट क्लॉज बी पैरा 3 सब क्लॉज. पैरा 3 2 का क्लॉज बी, इसको सब क्लॉज भी कह सकते हो आप या इसको सब पैरा भी कह सकते हो, जो भी नाम देना चाहिए. क्लॉज बी ऑफ पैरा 3(2) वर्ड यूज किया है इन्होंने, उसका प्रोविजन आ गया. फिर फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए. कंक्लूजन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में एक्सेस रिपोर्टिंग है 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ एंड 2.5 करोड़ की. अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आया है. कब आया? नवंबर 24 के एग्जाम में.
नवंबर 24 के एग्जाम में आया। टी लिमिटेड पब्लिक कंपनी डीलिंग इन ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, सेलिंग ऑफ टी कंपनी ने क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल की है। किससे? कुबेर बैंक से। वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट फैसिलिटी 4.5 करोड़ रुपए की। लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी 2.5 करोड़ रुपए की। टोटल हो गया 7 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट, दोनों करंट एसेट्स हो गए। यूज किया 3.9 एंड 1.05 अमाउंटिंग टू 4.95। पहला कंफ्यूजन तो यहां पर दिया आपको, सैंक्शनड है 7 करोड़, यूटिलाइज्ड है 4.95 करोड़। आपको पता होना चाहिए सैंक्शन वर्ड देखना है या यूटिलाइजेशन पर काम करना है। हमें काम करना है सैंक्शन पर। नंबर 2, कैश क्रेडिट लिमिट है 4.5 करोड़ की और लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी है 2.5 करोड़ की और दोनों करंट एसेट्स पर है। तो क्या ये दोनों वर्किंग कैपिटल लिमिट का पार्ट बनेंगी? जो लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी करंट एसेट्स के अगेंस्ट होती है वो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का पार्ट बनेगी। आगे बढ़ते हैं। During the year under review, the company faced sluggish market condition for its various brands of tea due to its inability to cater to the requirement of customer expectation. Sphere cash crunch, manage working capital, bank does not reduce drawing power. तो मैनेजमेंट ने क्या किया? स्टॉक स्टेटमेंट में 15% का हाइक कर दिया। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, 3 क्वार्टर में When the engagement partner leading the audit team happened to review the stock statement, उसने कहा ये फिगर तो एग्री ही नहीं कर रही विद द बुक फिगर, बढ़ाई गई है। सीएफओ से बात की गई तो उसने कहा ऑडिटर तुम्हें क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में बात हुई। कंपेयर द क्वार्टरली स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन, हमारी तो यूटिलाइजेशन सैंक्शन लिमिट से भी कम है और इसीलिए ये कारो की रिपोर्टिंग के स्कोप से बाहर है। सीएफओ क्या आप सही हैं? नहीं। एनालाइज द इशू एंड डिस्कस द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आप शेड्यूल 3 की रिपोर्टिंग मिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर पैरा 3(2) क्लॉज बी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज सैंक्शन हुई है इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। यदि हां तो वेदर द क्वार्टरली स्टेटमेंट और रिटर्न filed by the company with the bank or financial institution are in agreement with the books of account. If not, provide the detail. For the purpose of reporting, auditor is required to check the sanction limit and not its utilization. Utilization may be less than the sanction limit of 5 crore, but such cases will be covered for the purpose of reporting. तो यूटिलाइजेशन 5 करोड़ से कम का है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। सैंक्शन लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है, दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर मी। करंट केस में क्या हुआ उसकी बात की गई। कंक्लूजन, CFO का contention is not correct and given situation is covered well within the scope of reporting under CARO. An auditor should report the working limit sanction and disagreement of the quarterly statements with the books of account as required under para 3 clause B subclause para 3(2)(b) of CARO 2020, राइट। तो ये था हमारा पैरा नंबर 3, सब पैरा 2 बोल लीजिए, क्लॉज 2 बोल लीजिए। कुछ जगह पर इसको क्लॉज बोला गया है, कुछ जगह पर इसको सब पैरा, जैसे इसके आंसर में 3(2)(b) इसको क्लॉज बोला गया है। अदरवाइज काफी जगह पर जो ये वर्ड है आगे 3 के जस्ट बाद वाला उसको क्लॉज कहा गया है, बट इससे कोई मार्क्स का फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा 3 क्लॉज 3, that is
investment, guarantee, loan and advances in the nature of loan. पैरा 3 क्लॉज 3, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड इन्वेस्टमेंट्स की है या गारंटी दी है किसी को और सिक्योरिटी प्रोवाइड की है किसी को, या किसी को कोई लोन ग्रांट किया है या कोई एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, टू एनी कंपनी, फर्म, एलएलपी और एनी अदर पर्सन। क्या क्या वर्ड आए? क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में, फर्म में, एलएलपी में, अदर पार्टीज में, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस, whether during the year company has made investments in or provided any guarantee or security or granted any loan or advance in the nature of loan, whether secured or unsecured, to any company, firm, LLP or other party। यदि नहीं, चलो आगे बढ़ो, क्लॉज खत्म। बट यदि हां, तो आपकी रिपोर्टिंग है इसके अंदर 6 पॉइंट की। पहला पॉइंट, whether company has provided any loan advance in the nature of loan or stood any guarantee or provide any security to any other entity। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस पर है? लोन, एडवांस, गारंटी और सिक्योरिटी के ऊपर। तो उस केस में हमें रिपोर्ट करना है कितना एग्रीगेट अमाउंट है लोन का, एडवांस का, गारंटी का, सिक्योरिटी का, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ सच लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, जो दिया गया है सब्सिडियरीज को, ज्वाइंट वेंचर्स को एंड एसोसिएट्स को। तो यदि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को, एसोसिएट को, ज्वाइंट वेंचर को, इनको कोई लोन दिया है, इनको कोई एडवांस दिया है, इनके लोन की गारंटी दी या इनके लोन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो कितना अमाउंट दिया गया है, उसका टोटल एग्रीगेट अमाउंट, और ईयर एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है। एग्रीगेट अमाउंट एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट with respect to such loans or advances and guarantee or security to subsidiaries, joint venture and associates। and यही चीज यदि आपने ये लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी किसको दिया? एनी पर्सन अदर देन सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स कंपनी, उनका भी बता दो फिर कितना अमाउंट दिया और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। Aggregate amount and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loan and advance and guarantee or security to parties other than subsidiary, joint venture and associate। तो पहला पॉइंट आ गया लोन, गारंटी, एडवांस, सिक्योरिटी का। अब दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, एडवांसेस का। पांचों वर्ड है इसके अंदर। जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, जो गारंटी दी गई, सिक्योरिटी दी गई, लोन दिया गया, एडवांस दिया गया, वेदर दीज फैसिलिटीज या इन्वेस्टमेंट या गारंटीज एटसेट्रा, दे शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी। Whether investments made, guarantee provided, security given and term and conditions of the grant of all loan and advances in the nature of loan and guarantee provided are not prejudicial to the company interest, are not prejudicial to the company interest। आगे के चारों पॉइंट किस पर है? लोन एंड एडवांस के ऊपर है सिर्फ। तो देखो पैरा 3 क्लॉज 2 5 वर्ड पर है। इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस। पहले पॉइंट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी। दूसरे पॉइंट में पांचों आ जाते हैं।
आगे के 4 पॉइंट्स में सिर्फ 2 कीवर्ड है, लोन एंड एडवांस। जो लोन दिया गया या एडवांस दिया गया, उनके लिए शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वेदर इट इज स्टिपुलेटेड, यदि हां तो क्या जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की और जो पेमेंट है इंटरेस्ट की, दैट इज रेगुलर और नॉट। फिर यदि प्रिंसिपल की रीपेमेंट या इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रिंसिपल के लिए वी विल यूज द वर्ड रीपेमेंट, इंटरेस्ट के लिए वी विल यूज द वर्ड पेमेंट, कि यदि ये रेगुलर नहीं है, ओवर ड्यू है, ड्यू हो गई, नहीं आया पैसा, तो आपको बताना है कितना अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर पीरियड मोर देन 90 डेज एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स आर बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द ओवर ड्यू अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये 2 पॉइंट देखिए। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन, वेदर schedule of the repayment of principal and the payment of interest has been stipulated and whether the repayments and payment are being regular. In case of any overdue amount, state the overdue amount for a period more than 90 days and also state whether company has taken the reasonable steps for the recovery of the payment and the recovery of principal and the interest. Now next, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन दिया है या एडवांस दिया है, सॉरी, क्या कोई लोन एंड एडवांस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुआ है रीपेमेंट के लिए, वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर फॉर रीपेमेंट, और कंपनी ने क्योंकि उसकी रीपेमेंट नहीं आई उसको रिन्यू कर दिया, कंपनी ने उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, या कंपनी ने नया लोन दे दिया पुराने को सेट ऑफ कराकर। यदि ऐसा है, रिपोर्ट करिए ऐसे लोन्स को कितना अमाउंट दिया गया और टोटल लोन में इनकी परसेंटेज कितनी है। वेदर any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year, renew किया गया, extend किया गया, या fresh loan grant कर दिया गया, किस लिए, to settle the overdues of existing loan। तो आप बताइए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज जिन्हें रिन्यू किया गया, एक्सटेंड किया गया या सेटल किया गया बाय द फ्रेश लोन, एंड परसेंटेज बताइए ऑफ एग्रीगेट ऑफ टू टोटल लोन और एडवांस ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मान लीजिए कंपनी के 75 करोड़ रुपए के लोन थे, 75 करोड़ रुपए के लोन थे, जिसमें से 10 करोड़ के लोन ड्यू हो गए, और 10 करोड़ के लोन ड्यू हो गए बट रीपे नहीं हुए, कंपनी ने इनके लिए फ्रेश लोन दे दिया। तो 75 में 10 और आ गए, पुराने 10 चले गए। फ्रेश लोन दिया किस लिए, टू सेटल द ओल्ड लोन, या फिर टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, या एग्जिस्टिंग लोन को ही रिन्यू कर दिया। तो टोटल तो वापिस 75 का 75 ही रह गया ना। तो आपको बताना है एग्रीगेट अमाउंट 10 करोड़ रुपए का, परसेंटेज 10 डिवाइड बाय 75, कितने परसेंटेज है ऐसे लोन की एग्रीगेट लोन एंड एडवांस। एंड लास्ट पॉइंट, क्या कंपनी ने कोई लोन या एडवांस ग्रांट किया है दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड, टाइम पीरियड ही नहीं बताया, डिमांड जब मांगेंगे तब दे देना, और कुछ भी नहीं बताया, विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट,
मांगेंगे नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं लिखा। देन बताइए ऐसे लोन कितने हैं और उनकी परसेंटेज कितनी है टोटल लोन के अंदर, एंड ऐसे लोन का कितना अमाउंट प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज को बांटा गया है। प्रमोटर एंड रिलेटेड पार्टीज को, दैट आर रीपेएबल ऑन डिमांड। डिमांड कभी रेज ही नहीं होगी। तो 6 पॉइंट है, क्या क्या? पहला पॉइंट से पहले कंडीशन, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड कोई इन्वेस्टमेंट्स की है, लोन दिया है, एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, गारंटी दी है या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, किसको? टू एनी कंपनी, फर्म, एलएलपी और अदर को। यदि हां तो आपको 6 रिपोर्टिंग करनी है। 6 रिपोर्टिंग को मैं 3 कैटेगरी में बांट लेता हूं। नंबर 1, लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी दी गई है, किसको? सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर को, अदर्स को। यहां पर रिपोर्ट करिए इनका एग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बैलेंस शीट डेट। एग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बैलेंस शीट डेट। नंबर 2 पर इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, they should not be prejudicial to the interests of the company। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं लोन एंड एडवांस। इनको मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूं 3 पॉइंट्स के अंदर। 3 में से पहला जो पॉइंट है उसे भी मैं डिवाइड कर देता हूं फिर 2 पॉइंट में। क्या ये जो लोन और एडवांस दिए गए हैं इनके लिए स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड किया गया है, और क्या ये अमाउंट की पेमेंट्स रेगुलर है? बट यदि ये ओवर ड्यू हो चुके हैं, स्टेट द अमाउंट एक्सीडिंग 90 डेज एंड वेदर द कंपनी हैज टेकन द रीजनेबल स्टेप्स फॉर द रिकवरी ऑफ सच अमाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद फिर पॉइंट आ जाता है, क्या कोई लोन एंड एडवांस दिया गया है इन द नेचर, लोन एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दैट फॉल्स ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। उसको आपने रिन्यू कर दिया, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, या आपने उसको सेटल कर दिया। कैसे? किसी फ्रेश लोन के थ्रू। यदि हां तो बताइए ऐसे लोन का एग्रीगेट अमाउंट कितना है और परसेंटेज कितनी है टोटल लोन के अंदर। लास्ट पॉइंट, क्या कोई लोन एंड एडवांस है विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, या फिर टर्म्स ही स्पेसिफाइड नहीं कर रखी रीपेमेंट की। तो बताइए क्या 3 बातें, एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज, और तीसरा प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज को कितना लोन दिया गया है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट है जो हमें पैरा 3 क्लॉज 3 के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं, राइट। इसके ऊपर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक के आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल में। सबसे बड़ा क्लॉज था और वैसे ही। तो इस सेशन में इतना ही कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन से में आगे के क्लॉजेस को कवर करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक काम जरूर करिएगा, जितना कराया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो पैरा 3.1 वो भी बड़ा क्लॉज है, और पैरा 3.2 एंड पैरा 3.3 3.1 3.2 दोनों इंपॉर्टेंट है, बट 3.1 3.3 ये दोनों बहुत बड़े पार्ट है, ठीक है।
तो इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं। क्वेश्चंस भी हमारे कवर हो गए। एक काम और करना, रिवाइज करने के साथ साथ 2-3 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, राइट। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग क्लासेस।